नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो फैसले का दिन आ गया है। जनता ने जो वोट डाले थे उनकी काउंटिंग की जा रही है और जनता के मन में क्या है ये भी जिस तरह से अब नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है और रुझानों में जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। चुनाव परिणाम पूरी तरह से शाम तक ही सामने आ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। शानदार प्रदर्शन पंजाब में आम आदमी पार्टी का देखने को मिला है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी पंजाब में 90 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। 117 में से 90 सीटें आम आदमी पार्टी अगर जीत रही है और अगर ये फाइनल नतीजे रहते हैं तो फिर इसे बेहद चौंकाने वाला प्रदर्शन माना जाएगा और ये उसी तरह का प्रदर्शन है जिस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का दिल्ली में देखने को मिलता है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं। पटियाला सीट से ये चुनावी मैदान में थे। पटियाला शहरी से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे अजीतपाल सिंह कोहली ने अमरिंदर सिंह को 13,000 वोटों से मात दी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीतपाल सिंह कोहली ने यहां पर चुनाव जीता है। पंजाब में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान भी आगे चल रहे हैं और भगवंत मान को सीएम फेस बनाना, इससे बड़ा दांव यहां पर अरविंद केजरीवाल का माना जा रहा है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस ने जो कार्ड खेला था वो कार्ड काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने पटियाला शहरी सीट से चुनाव हरा दिया है। बड़ी खबर यह है और इसे बेहद अहम खबर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात पंजाब में, जिस तरह का सियासी घमासान देखने को मिला था, उसके बाद अजीतपाल सिंह कोहली की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही थी, उसके बाद सीएम चेहरे को लेकर घमासान देखने को मिल रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद जनता ने मन बना लिया था। जनता एक विकल्प तलाश कर रही थी और जनता ने आखिर अपना फैसला सुनाती हुई नजर आ रही है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रमेश मोहन श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबी स्टार न्यूज पर। नमस्कार। रमेश जी, सबसे पहले तो आपको जिस तरह का आपका प्रदर्शन पंजाब में देखने को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो रुझान है अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, यानी कि 90 सीटें अगर आप जीतते हैं, क्या इतनी उम्मीद थी आपको कि इतनी सीटें आएंगी पंजाब में? आपको बधाई देने के लिए धन्यवाद, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और पंजाब की जनता के समक्ष इस व्यापक जनादेश के लिए हम नतमस्तक हैं। आपने कहा कि बड़े चौंकाने वाले नतीजे, चौंकाने वाले नतीजे नहीं हैं ये हम जानते थे कि नतीजे इसी प्रकार के आने वाले हैं। आप देखें कि अरविंद जी ने टेलीविजन के एक इंटरव्यू में ये लिख कर दिया था कि सिद्धू साहब चुनाव हार रहे, चन्नी साहब अपनी सीटों से चुनाव हार रहे और आज आप देखें कि उसी लाइन पे चुनाव परिणाम आ रहे हैं जब पंजाब की राजनीति के तथाकथित सारे दिग्गज मतगणना में पीछे चल रहे हैं। चाहे वो प्रकाश सिंह बादल साहब हो, चाहे सुखबीर सिंह बादल साहब हो, चाहे सिद्धू साहब हो, चाहे मजीठिया हो, चाहे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो आपने चुनाव परिणाम भी अभी बताया, चाहे चन्नी साहब हो। तो ये जो दांव पेच की राजनीति थी ना कि इसको बना दो तो ये हो जाएगा, वो वर्ग खुश हो जाएगा। अरे भैया, अब जनता अकाउंटेबिलिटी चाहती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो विरोधियों को लेकर के जो क्यों चुनाव हारे हैं इसको लेकर के मैं आपसे बाद में बात करूंगा और जनता के मन में क्या था उसको लेकर के भी आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चुनाव जीत रहे हैं, किसके सर पर सेहरा बांध रहे हैं आप, भगवंत मान या फिर अरविंद केजरीवाल? देखिए, ऐसा है, ये सवाल तो उसी दिन खत्म हो गया था जब भगवंत मान जी को पंजाब में सीएम फेस बनाया गया था। अरे अब आप भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में ये इस तरह की बात करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि एक कदम आगे बढ़िए साहब। भगवंत
भगवंत मान जी पंजाब का सीएम थे, से वो पंजाब के सीएम होंगे। और अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए थोड़ा अपने वाक्य ठीक कर लीजिए और ये कहिए शायद 2024 के पीएम थे अरविंद केजरीवाल होंगे। अच्छा ठीक है, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर आपने पंजाब में चुनाव जीता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? और जो चुनावी वादे आपने किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, अब अगर सत्ता में आते हैं तो इस बार एक पूरा राज्य आपके पास नहीं लेकिन बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है और ये राज्य आपके लिए, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो चुनौतियां हैं वो बढ़ भी जाती हैं। जिस तरह का माहौल पंजाब में है, जिस तरह से वहां पर जो पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देश पाकिस्तान से जिस तरह से नशे की तस्करी समेत तमाम मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे हैं। कैसे निपटेंगे आप इन हालातों से और जिस तरह का खजाने की स्थिति है पंजाब में? देखिए, ऐसा आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता पे आपने चुनाव जीता, क्या मैं जवाब दूंगा हाँ। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली मॉडल है वो किसने विकसित किया है? अरविंद जी ने विकसित किया है। अरविंद जी के नेतृत्व में विकसित हुआ है। उसी दिल्ली मॉडल को हम पंजाब ले गए थे, हमने उसी दिल्ली मॉडल के आधार पे पंजाब के लोगों को गारंटी दी। तो स्पष्ट रूप से ये आम आदमी पार्टी की जो गवर्नेंस मॉडल है जिसको केजरीवाल जी के नेतृत्व में डेवलप किया गया है, ये जीत उसी की है। अब आपने कहा प्रशासन की चुनौतियां, पंजाब बॉर्डर स्टेट है। मुझे एक बात बताइए भाई कि पंजाब बॉर्डर स्टेट अभी तो नहीं है ना? बिल्कुल है, 1947 से बॉर्डर बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक वहाँ कांग्रेस अकाली के साथ भाजपा की सरकार रही है। क्यों नहीं वहाँ पे पंजाब में इन लोगों ने डेवलपमेंट किया? क्यों नहीं पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद और नशीली दवाइयों की खेप को रोकने का प्रयास किया? अरे उसी से छुटकारा पाने के लिए तो जनता ने हमें चुना है। बिल्कुल। और हम जनता को ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन देंगे कि पंजाब फिर से देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। आपने जो बात कही ना, खजाना खाली है, बड़ा दुख होता है इस बात को सुन करके कि पंजाब जो पूरे देश के लिए गेहूं का कटोरा है, आज उसका खजाना खाली है। जबकि पंजाब तो देश का सबसे ज्यादा पैसे वाला राज्य हुआ करता था। हम पंजाब के सुनहरे दिनों को फिर वापस लौटाएंगे, ये हमारा पंजाब की जनता से वादा था, इसे पूरा करेंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता, आपने कहा कि पंजाब में आपने इस विश्वसनीयता पर चुनाव जीता, जो दिल्ली मॉडल पेश किया गया उस पर चुनाव जीता। कुछ यही मॉडल उत्तराखंड में भी पेश करने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है आपको उत्तराखंड में जो स्थिति है आम आदमी पार्टी की, हालांकि अभी शुरुआती लम्हे हैं, तो वहां पर क्या कमियां रह गई, क्या चूक रह गई, उस बारे में क्या सोचना है आपका? उस पर समीक्षा जरूर होगी। क्या बातें आपको लगता है कि जिसकी वजह से जो प्रदर्शन, जिसकी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को, वो उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला? देखिए, समीक्षा तो अवश्य होगी, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पंजाब से अलग है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र भी काफी ज्यादा है, बिल्कुल दुर्गम है, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना मुश्किल है। प्लस उत्तराखंड में ये हमारा पहला चुनाव था। बिल्कुल, वही मैंने बोला। उसके बावजूद भी हम अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। पंजाब में ये हमारा दूसरा चुनाव था। पहला चुनाव लड़ करके हमने काफी अच्छी सफलता हासिल की थी, हमने अपनी धमक बना दी थी, पहचान बना दी थी। आप देखें कि यहाँ से बहुत दूर गोवा में भी हमें अभी तक के चुनाव परिणामों में 2 सफलताएं हासिल हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो मतलब हम देश के उत्तरी राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता के आधार पर ही हम जा रहे हैं। हम जनता को वहाँ कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं सिखा रहे, हम सीधा कह रहे हैं हमें आप चुनिए, काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। ठीक। तो उत्तराखंड के इस तरह के परिणाम आए, इसकी समीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल, उत्तराखंड में इसकी समीक्षा होनी भी चाहिए। और क्योंकि उत्तराखंड का सवाल मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि उत्तराखंड की जनता, जिस तरह से पंजाब की जनता, जिस तरह की सियासत पंजाब में रही है, उसके बाद एक विकल्प की तलाश में थी, और जिस तरह के प्रदर्शन आपका रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है, वाकई शानदार है। उत्तराखंड का जिक्र मैंने इसलिए किया ना, क्योंकि उत्तराखंड में भी हर 5 साल में जनता विकल्प तलाशती है। तो ऐसे में आपने कर्नल अजय कोठियाल को आगे किया, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया, तो बिल्कुल एकदम हताशा वाले परिणाम अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि सीटों का कॉलम जो है वो रुझानों में अभी तक पूरी तरह से खाली है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि उम्मीद तो ये रही होगी कि कम से कम कुछ सीटें तो आ जाएं वहां पर, ताकि जब अगली बार चुनावी मैदान में उतरें तो फिर जो इस बार का प्रदर्शन हो उससे अच्छा करने की कोशिश वहां पर हो। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको अपनी जमीन मजबूत करने में वक्त लगेगा। और इसके अलावा जो दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल की बात आपने पंजाब में भी की थी, वहां पर काम कर गई, लेकिन उत्तराखंड की जनता
उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं, तो वहां पर क्यों ये मॉडल फेल होता हुआ नजर आ रहा है? दिल्ली मॉडल क्यों जनता इस पर भरोसा नहीं कर पा रही है? अगर भरोसा करती तो फिर वो रिफ्लेक्शन दिखता नतीजों में, थोड़ा बहुत तो दिखता ना कम से कम। मॉडल फेल नहीं हुआ, क्योंकि मॉडल अगर दिल्ली में सफल है तो ऐसा नहीं तो दूसरे राज्य में मॉडल फेल हो गया। दूसरे राज्य में मॉडल फेल नहीं हुआ, बल्कि दूसरे राज्य में जो पहाड़ी जगह हैं वहाँ पे जो संगठन की कमियां रही, उन संगठन की कमियों को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और पंजाब में हमारे जो भगवंत मान है, उनकी स्वीकार्यता पूरे पंजाब में हो चुकी थी, पहले से हो चुकी थी। दूसरी बार वो लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो उनकी पहचान पहले से बन चुकी थी। कर्नल कोठियाल साहब अभी नए थे, राजनीति के लिए भी नए थे, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, संगठन ने पूरी कोशिश की। लेकिन आप एक बात मानिए, जो आप कह रहे हैं विकल्प की तलाश में, आज उत्तराखंड के हर जिले में करीब करीब सारे गांवों में हमारे संगठन का नाम लेने वाला व्यक्ति तो है। हमारी विजिबिलिटी हो गई है, अब विनेबिलिटी होनी बाकी है। ठीक है, और देखना दिलचस्प होगा कि वो विनेबिलिटी कब तक होती है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिस तरह का प्रदर्शन आपका पंजाब में रहा है। तो ये थे हमारे साथ में रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपके राष्ट्रीय महामंत्री, जो पंजाब में जिस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा है उसके पीछे के कारणों को बता रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी भरोसा जताया है कि अब जब आगे उत्तराखंड में चुनाव होंगे तो वहां पर विजिबिलिटी पार्टी हो गई है और अब विनेबिलिटी का इंतजार रहेगा। इंतजार कितना लंबा करना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। इस बीच रुक एक और बड़ी खबर का कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कैराना से मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार हैं, वहां नाहिद हसन बढ़त बनाते हुए कैराना में नजर आ रहे हैं। कैराना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैराना के पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा था। मथुरा में बीजेपी से मंत्री श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं और मथुरा में जो 5 सीटें हैं उस पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। थाना भवन से गन्ना मंत्री सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाना भवन सीट से पीछे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं कि किस सीट पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। अतरौली से संदीप सिंह आगे चल रहे हैं और अतरौली से संदीप सिंह आगे चल रहे हैं। नोएडा से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। नोएडा से पंकज सिंह, जो नोएडा की जनता है वो पंकज सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंकज सिंह नोएडा से आगे चल रहे हैं और ये चुनाव इसलिए बेहद अहम है क्योंकि बीजेपी 5 साल के काम का अपने हिसाब देती हुई नजर आ रही है। हम जिक्र कर रहे थे कैराना का, जहां मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। मृगांका सिंह, उनका जो चुनावी इतिहास रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने मृगांका सिंह पर दांव खेला था। नाहिद हसन एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नाहिद हसन, आपको बता दें कि नाहिद हसन जेल में बंद हैं। वो चुनाव जेल से लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है वो काबिले तारीफ है। कैराना की सीट महत्वपूर्ण क्यों है? कैराना की सीट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पलायन का मुद्दा उठा था और पलायन के मुद्दे के बाद आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे और वहां पर यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई थी कि अब पलायन नहीं हो, यूपी से अब पलायन नहीं होता है, कैराना से अब पलायन नहीं होता है क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था मजबूत है। तो कैराना को लेकर के बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह हैं वो पीछे चलती हुई नजर आ रही हैं। नाहिद हसन ने यहां पर बढ़त बना ली है। इस बीच एक और तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चुनाव के नतीजों पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अयोध्या विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार
वेद प्रकाश गुप्ता आगे चल रहे हैं, सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे पीछे चल रहे हैं। अयोध्या मॉडल एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी। रुधौली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र यादव आगे चल रहे हैं और अयोध्या से उम्मीदें बीजेपी को बहुत ज्यादा थी। अयोध्या मॉडल की तर्ज पर पूरे चुनाव को दिखाने की गई कि जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है, इस दिशा में काम करती हुई भी नजर आ रही है। और अयोध्या में जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की बल्ले बल्ले एक बार फिर से यूपी में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 300 के आंकड़े को बीजेपी छू पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर बीजेपी 300 के आंकड़े को छूती है तो यकीन मानिए बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी और इसका असर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से स्थिति अब धीरे धीरे साफ हो रही है तो अब ऐसे में नजरें अब फाइनल रिजल्ट पर हमारी टिकी हुई है कि आखिर फाइनल में जो आंकड़ा है वो कितना रहता है, कितनी सीटें बीजेपी जीतती है यूपी में। साथ ही साथ नजरें उत्तराखंड पर भी रहेंगी कि उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह का रहेगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है वो कहीं ना कहीं मायावती की चुनावी रणनीति को लेकर के कई सवाल खड़े कर रहा है। सोशल इंजीनियरिंग जिसको बीएसपी की महारत जिसमें मानी जाती थी वो फेल होती हुई नजर आ रही है। और जब इस तरह के नतीजे सामने आते हैं तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि समीक्षा करने की जरूरत होती है और समीक्षा होनी भी चाहिए, वक्त वक्त पर समीक्षा होनी चाहिए। और अब ये चुनाव परिणाम बीएसपी के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। बीएसपी ने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि क्या जो बीएसपी का वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ अब मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी जो पुराने ढर्रे पर चलने वाली पार्टी मानी जाती है, क्या इसकी वजह से बीएसपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? ये वो बड़ी बातें हैं जिन पर विश्लेषण करने की जरूरत है बीएसपी को। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जब चुनावी समीक्षा होती है तो उसके बाद कितना सुधार देखने को मिलता है। नजरें कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी लगातार बनी हुई थी क्योंकि कांग्रेस के से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वो देखने को नहीं मिला है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में श्रीनगर विधानसभा सीट से धन सिंह रावत आगे चल रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री चेहरे की बात उत्तराखंड में हो रही थी इससे पहले तो इनका नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा था। यमकेश्वर से रेणु बिष्ट आगे चल रही हैं। तो अब जो दिलचस्प मुकाबले हैं, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज आगे चल रहे हैं, मंत्री हैं सरकार में रितु खंडूरी कोटद्वार से आगे चल रही हैं। तो ये बड़े चेहरे जिनका जिक्र हम आपको लगातार उनके बारे में पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पौड़ी से बीजेपी के राजकुमार पोरी आगे चल रहे हैं। तो इस बार उत्तराखंड की जनता ने जो अभी तक का इतिहास रहा है वो नहीं अपनाया है, यानी कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद बीजेपी उत्तराखंड में इतिहास बनाती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो वाकई में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार जिस तरह के समीकरण बन रहे थे, कहा यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, इसका नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को लेकर के सवाल उठ रहे थे, उसके अलावा बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे को लेकर के लगातार विरोधी सरकार को घेर रहे थे, पलायन का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर के विरोधी धामी सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अब तक रुझान सामने आ रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी खटीमा से पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत वो पीछे चल रहे हैं लाल कुमार सीट से। इस बीच अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मतगणना स्थल छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। नोएडा की तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव की तस्वीरें आपके सामने हैं। पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें उस वक्त लगी थी और अब मतगणना केंद्र पर जो
वोटों की गिनती हो रही है वो सुरक्षा के घेरे में की जा रही है। कड़ी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है, इंतजामात पुख्ता नजर आ रहे हैं। ईवीएम को लेकर के सवाल जरूर उठे थे, लेकिन अब जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, इसके बाद विरोधियों के लिए कहीं ना कहीं ईवीएम का रोना रोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर ईवीएम पर सवाल उठेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे। और चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे क्योंकि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, उसके बाद अब नतीजों की बारी है, और नतीजे जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसके बाद मणिपुर, गोवा, यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, और तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनके जरिए आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में आखिर जो नतीजे सामने आए हैं, ये नतीजे ऐसे सामने क्यों आए हैं? कई लोगों के मन में यह सवाल होगा, इस बार क्यों जनता ने सरकार नहीं बदली? ये भी कई लोगों के मन में सवाल होगा, और सवाल इसलिए होगा क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है, यहां मुख्यमंत्री बहुत बदले जाते हैं, और चुनाव से ऐन पहले बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति भी हर बार रही है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को अब तक फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो फिर जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसका असर देखने को मिल रहा है? हालांकि वो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से पीछे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन वहां पर बीजेपी कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अब वसीम राजा, हमारे साथ अनूप शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के वो जुड़ रहे हैं, इसके अलावा पंजाब से बीजेपी के प्रवक्ता वसीम राजा भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है वसीम जी आपका। धन्यवाद सोहन जी। वसीम जी, जिस तरह के नतीजे पंजाब में रहे हैं, आम आदमी पार्टी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह की अंदरूनी कलह कांग्रेस में देखने को मिली थी, उसके बाद कांग्रेस के भविष्य को लेकर के पंजाब में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। आम आदमी पार्टी ने उसका पूरा फायदा उठाया, बीजेपी कहां पर पीछे रह गई? देखिए सोहन जी, पंजाब में बीजेपी को गंवाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। पंजाब में हम 2 सीटों की पार्टी थी, 2 विधायक हमारे पास थे। उसके बाद पंजाब में जो माहौल बना हुआ था पिछले 1-1.5 वर्षों से, किसान आंदोलन के नाम पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी पंजाब के अंदर, वो सब भाजपा को घेर रही थी। इवन कि हमें 2 महीने पहले तक भी हमें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था किसान आंदोलन के नाम पे। लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अभी हमें 2 से 5 सीटें देती हुई नजर आ रही है, और अभी ओपिनियन पोल में अभी जो भी गिनती हो रही है, काउंटिंग में बढ़त जो है हमें 2 से 5 सीटों में बढ़त दिख रही है कहीं कहीं। तो अगर हम 5 सीटें भी अगर जीतते हैं या 2 से 3 सीट भी जीतते हैं तो बीजेपी के लिए तो फायदा ही है, कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए। इसके अलावा सोहन जी, अगर हम 2017 चुनाव हमारा वोट शेयर जो था 1 से 1.5% था, जो आज जो हमारा वोट शेयर बढ़ के आप देखिएगा शाम के जब नतीजे सारे आ चुके होंगे तो हमारा वोट शेयर 5 से 6% तक गया। तो ये बहुत बड़ा बूम है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़त में है पंजाब में, नुकसान कुछ नहीं है। बाकी बात रही कांग्रेस की, देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। पंजाब में हम बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा जो अपने आप को उत्तर प्रदेश की बेटी बनती थी, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश को छोड़ के पंजाब में आ जाती है, पंजाब की बहुत साबित करने के लिए यूपी और बिहार वालों की को गालियां दिलवाती हैं अपने मुख्यमंत्री से और तालियां बजाती हैं। तो ये सब सारे एपिसोड को देखते हुए प्रियंका वाड्रा ना यूपी की बेटी बन पाई ना पंजाब की बहू बन पाई। तो अब ये तो सोचने की बात कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बढ़त ही बढ़त है, नुकसान कहीं नहीं है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा ना क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप ग्राफ को उठाकर देख लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें थी और इस बार किस तरह का प्रदर्शन रहा है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का
इस तरह का प्रदर्शन पंजाब में रहता है। तो दो बातें आम आदमी पार्टी इसके पीछे बता रही है। पहला, भगवंत मान को सीएम पद का चेहरा बनाना। दूसरा, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर जो है इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है। सवाल मेरा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर पंजाब की जनता ने फिर क्यों वोट नहीं दिया? अगर आम आदमी पार्टी अपने प्रदर्शन को इतना ग्रूम कर सकती है, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना नीचे गिर सकता है, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा मौका बन सकता था और आपको इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आपसे होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक तो हुई है। देखिए सोहन जी, जैसा कि ये आप कह रहे हैं कि ये केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है, केजरीवाल की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी होती तो गोवा में वो पूरा दावा कर रहे थे 100% सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, वहाँ पे तो मुख्यमंत्रियों को वहाँ पे भी उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि हम बहुत बड़ी ताकत में उभर के आ रहे हैं। तो पूरे 5 राज्यों में सब जगह पे तो उनको केजरीवाल जी को नकार दिया गया। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में ये जीत जो है उनकी क्रेडिबिलिटी को नहीं है, आम आदमी पार्टी के एजेंडे की जीत नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जरूर सत्ता में आ रही है, लेकिन पंजाब के अंदर अकाली दल का एक बहुत बड़ा विरोध है। अकाली दल को लोग एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। अकाली दल और सुखबीर बादल को स्वीकार करना नहीं चाहती पंजाब की जनता। और कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस की जो दशा है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी का एपिसोड आपस में लड़ाई क्लेश लगातार लड़ते रहे कुर्सियों के लिए, इसलिए कांग्रेस को नकारा है पंजाब की जनता ने। ठीक है, बीजेपी को तो काम करने का अवसर ही नहीं मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता तो ये कह सकते हैं, हम 23 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ते थे। 23 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हमने उम्मीदवार उतारे। बिल्कुल। बहुत से जगह पे तो हमारा संगठन भी नहीं था और ये किसान आंदोलन के नाम पे हमें काम करने का और संगठन के विस्तार का अवसर कम मिला। इस कारण ऐसा नहीं है, फिर भी हमारा वोट शेयर बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे सीटों पे आप ये देखेंगे कि दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। बिल्कुल। और मैक्सिमम सीटों पे, बहुत सारे सीटों पे हम बहुत कम मार्जिन से सीटें चल रहे हैं। ठीक है, या कई जगहों पे आप देखिए जहाँ पे हमारी हार जो है तो बहुत कम। ठीक है, अनूप जी भी हमारे साथ में बने हुए। अनूप जी, यूपी के अगर पूरे चुनावी घटनाक्रम को देखें, शुरुआत हुई थी, जिन्ना का जिन बाहर आया था, किसानों का मुद्दा उठा था, गन्ना को लेकर के भी बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली थी। उसके बाद जिस तरह से 80-20 की लड़ाई को लेकर के सवाल उठे थे, जिसके बाद कोरोना काल से पहले आपको बता दें कि कोरोना के दौरान ही रैलियों पर पाबंदी लग गई थी। बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि बीएसपी किंग मेकर होगी। उसके बाद उन्नाव का मामला हो, चाहे बात मुजफ्फरनगर के दंगों की हो, चाहे बात बुलडोजर बाबा की हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो उठे। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। बीजेपी ने ऐसे चेहरे उतारे, राजेश्वर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, असीम अरुण को उतारा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। जो योजनाएं सरकार की थी उनकी परीक्षा थी कि क्या जनता को एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा है, उसका असर देखने को मिला। अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जो पूरा चुनावी माहौल रहा और अब जिस तरह से नतीजों में रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए क्या बनकर के सामने आया है? क्योंकि बहुत समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक ही पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए सोहन, ये 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें पंजाब को बीजेपी खुद भी मान के नहीं चल रही थी कि इसको वहां कुछ बिल्कुल। पंजाब को किनारे लग गए हम। तो चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, चारों राज्यों में बीजेपी सरकार फिर से वापस आ रही है। ये लगभग तय हो चुका है। अब आपने तो सवाल किया कि फैक्टर किया था। देखिए, विपक्ष के पास में नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है, ये फिर से साबित हो चुका है। नरेंद्र मोदी का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। मोदी फैक्टर ही हर जगह चला है, तो कोई दो राय नहीं है। चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे आप यूपी ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, आप मोदी के ऊपर सभी को विश्वास अभी भी है, जनता को विश्वास अभी भी बरकरार है। लेकिन ये देखिए जो चुनाव हुए हैं उसमें एक बात साफ उभर के आ गई है कि यूपी की राजनीति को मिला ले और साथ में पंजाब की राजनीति को मिला ले, तो इतना मानते हैं कि देश की राजनीति में 2 अब नए कैंडिडेट राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आ गए हैं। पहले तो योगी आदित्यनाथ, दूसरे
केजरीवाल, ये दोनों ही अब एक राष्ट्रीय स्तर से नेता बनकर उभर कर आ गए, तो कोई दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ भी अपने क्षेत्र से, यूपी से एक, अब देखिएगा उनका कद कितना बढ़ जाता है, कोई दो राय नहीं है कि अब उनका मुकाबला अच्छे अच्छे नेताओं के साथ होगा। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि किस नंबर की होगी मैं नंबर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ का कद राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा हो गया है, इसमें अब कोई कहने की संशय की बात नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उत्तराखंड ले लीजिए और अब यूपी ले लीजिए, जहाँ पर कभी भी दोबारा सरकार रिपीट नहीं हुई है। आज यूपी में 25 सालों बाद दोबारा सरकार, वो भी पहली बार बीजेपी की बहुमत की सरकार रिपीट होने वाली है। ये भी एक इतिहास बनने जा रहा है यूपी के अंदर। तो राजनीति में कुछ एरिया नए आ गए हैं, जिसे कहा जाए कि वो भी बहुत ही ताकत के साथ उभर के आए हैं, वो एक अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ। ठीक है, एक अहम सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि दरअसल ये माना जा रहा था कि सपा और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। विरोधी कहां पर कमजोर पड़ गए? बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग कहां पर फेल हो गई? जो प्रियंका गांधी है, उनका महिला कार्ड जो उन्होंने खेला था वो क्यों फेल हो गया? और सपा की साइकिल दौड़ने की, फराटा भरने की बात कही जा रही थी, लेकिन पंचर तो नहीं हुई है, लेकिन चलती हुई नजर आई है, दौड़ती हुई क्यों नहीं नजर आई है? देखिए सवाल, ये चुनाव बहुत कुछ साबित करने के लिए था। ये चुनाव शायद बहुत कुछ दांव पे लगा था इस पर। पहली बात ये कि जातिगत समीकरण इस चुनाव में यूपी के अंदर बहुत ज्यादा बैठाए गए थे, जिसको यूपी की जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है। कहने का मतलब ये है कि हमें जातिगत समीकरण नहीं बनना है, वो यूपी की जनता ने बता दिया है। क्योंकि यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा उलझे थे। देखिए विपक्ष या सपा, जिसको खासतौर से मैं कहना चाहूंगा, सपा जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा ये बांध के छोटे छोटे दलों से, और वो जातिगत आधार पर उसने गठबंधन किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि जिन जातिगत लोगों से मोतीलाल ले लीजिए, सर मौर्य ले लीजिए, उनकी टीम को ले लीजिए, वो सभी हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जातिगत समीकरण है, उसका प्रभाव जिसे कहा जाए कि वो दिखाई देने लग जाए कि यूपी की जनता अब थोड़ा इससे ऊपर उठ गई है। उसको विकास चाहिए, उसको जो कानून व्यवस्था की जो बात शुरू से चुनाव में चल रही है, उसको वो देखने को चाहिए। कानून व्यवस्था का राज चाहिए, क्योंकि सड़कों पर चलना भी खासतौर से महिलाओं के लिए क्या दिक्कत होती थी, ये महिलाओं को याद है, वो भूली नहीं थी इस बात को। तो महिलाओं का जो वोट बैंक, जो मोदी के प्रति प्रेम दिखा, योगी के प्रति प्रेम दिखा महिलाओं का, भर भर के वोट आया है तो महिलाओं का बीजेपी के लिए। और आखिरी 2 चरणों में जिस तरह से महिलाओं ने वोट डाला है, उसका असर भी अब नतीजों पर देखने को मिल रहा है। और वसीम राजा जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वसीम राजा जी, यूपी में ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से काम बीजेपी सरकार में हुए थे उसके बाद और जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, एक बात तो तय हो गई है कि जो कुछ भी बातें कही जा रही थी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इस आधार पर, जिस तरह से अनुप जी भी बता रहे थे कि इस आधार पर जनता ने वोट नहीं किया है, जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट किया यूपी में। देखिए सोहन जी, ये बातें कौन कह रहा था? बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करे, ये कह रहे थे समाजवादी के लोग, ये कह रहे थे कांग्रेस के लोग, ये कह रहे थे बसपा के लोग, ये कह रहे थे ओवैसी साहब जाके कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूँ, मुसलमान मुझे वोट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी का मुसलमान योगी जी के साथ है और मोदी जी के साथ है, क्योंकि जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आयुष्मान भारत से 5-5 लाख के जो गरीब जनता के बीमा हुआ, उसने ये नहीं देखा उस बीमे ने ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये स्वर्ण है, सबको समान मिला। उसके बाद आप कह दीजिए जो कोरोना काल में जब पूरा दुनिया लॉक था, सब बंद था, जो गरीबों के घरों में राशन पहुंचाने का काम कराया गया, और मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने जो घर घर जाके राशन पहुंचवाया, वो सबके घरों में गया। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जो उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज जो लड़कियां जो है, चाहे हिंदुओं की लड़की हो, चाहे मुसलमानों की लड़की हो, चाहे दलितों की लड़की हो, या पिछड़ों की लड़की हो, सारी लड़कियों को बराबर सम्मान मिला। ये योगी जी का विकास था। आज जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो डेवलपमेंट दिख रहा है, वो सभी समाज के लिए डेवलपमेंट है। तो इसलिए सभी वर्ग ने एकजुटता दिखाते हुए जात धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पे वोट किया है, और विकास के नाम पे योगी जी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में हम बहुत बड़ी सरकार दूसरी बार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए भी इतिहास होगा। बहुत सारे सियासी पंडित जो
क्यास लगाने वाले लोग थे, ये भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रिपीट नहीं होती, सरकारें बदल जाया करती है। लेकिन योगी जी और मोदी जी के विकास ने ये साबित कर दिया कि सारी धारणाएं गलत है। जो विकास करेगा वही देश पे राज करेगा, वही प्रदेश में राज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम राजा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। अनूप जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। अनूप जी, एक आखिरी सवाल आपसे मिलूंगा। यूपी में जिस तरह से अभी तक 5 सालों में एक तरह से कह सकते हैं कि जनता ने जो काम हुए थे उसका रिजल्ट दिया है। इससे पहले तक जो बीजेपी है 2017 से के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे उसके खिलाफ एक तरह से कहेंगे कि उनके खामियां निकाल करके सरकार की उस वक्त के चुनाव में थी। इस बार जिस तरह से प्रदर्शन रहा है उसके बाद जनता ने योगी सरकार के काम पर एक तरह से मुहर लगा दी है। अब जिस तरह से चुनावी नतीजे ये सामने आए हैं, जो चुनावी नतीजे जब इस तरह के सामने आते हैं तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगले 5 सालों में क्या कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन पर काम करने की जरूरत है यूपी में बीजेपी सरकार को, और जो मुद्दे अभी तक अछूते रह गए हैं, बात अगर उत्तराखंड से सटे हुए जिलों की कर लें, वहां पर विकास की कर लें, या फिर दूसरे वो कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे ऐसे उठे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिसने असर जरूर देखने को मिला है, जनता पर इसकी मार जरूर पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। तो इसके बाद इतना तो साफ है कि जनता को भरोसा है कि बीजेपी सरकार में विकास के काम होंगे और फिर जो ये मुद्दे हैं इनका समाधान भी जो है वो बीजेपी सरकार में ही मिलेगा। देखो सोहन, आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये कि देखिए, जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अब यहाँ पर यूपी में जितने भर के वोट आ रहे हैं बीजेपी के लिए, सीएम योगी के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। उनको अपने जो उन्होंने स्तर बनाया उससे ऊपर उठकर उनको काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, विकास से वोट मिल रहा है उनको और महिलाओं को खास तौर से कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, जिसकी बहुत जरूरत है यूपी के अंदर। जो आपने देखा कुछ चुनाव के दौरान बहुत सारे बड़बोले पर नेता भी निकल के आए, कुछ ऐसे चुपैया नेता भी निकल गए जिन्होंने कानून को जिसे कहा गया कि हाथ में लेने। अनुज जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव की मतगणना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड से यह खबर सामने आ रही है। श्रीनगर विधानसभा सीट से धन सिंह रावत आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर विधानसभा सीट से धन सिंह रावत आगे चल रहे हैं। यमकेश्वर से रेणु बिष्ट आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज भी आगे चल रहे हैं। और चौबट्टा खाल में त्रिकोणीय मुकाबला जरूर माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद बीजेपी की बल्ले बल्ले उत्तराखंड में भी नजर आ रही है। और जो इतिहास उत्तराखंड का था वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि सरकार बदलती हुई जो अक्सर नजर आ रही थी वो अब देखने को नहीं मिल रही है, वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसे बीजेपी की बड़ी कामयाबी यहां पर माना जाएगा। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। लालकुआं सीट से हरीश रावत को करारी हार मिली है। और इस हार के बाद हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत को 14,000 वोट से हराया है। तो बड़ी खबर ये, और उत्तराखंड के लिए ये किसी सनसनीखेज खबर से कम नहीं है, क्योंकि हरीश रावत जिनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जिन्हें बड़ा चेहरा उत्तराखंड में कांग्रेस का माना जा रहा था, तो क्यों ये चुनाव हारे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर अलग से समीक्षा करने की जरूरत भी उत्तराखंड में कांग्रेस को पड़ेगी। और अगर हरीश रावत जैसे नेता उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता होने के बाद चुनाव हार रहे हैं, तो फिर उत्तराखंड कांग्रेस का भविष्य क्या है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े होंगे। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हरीश रावत जिस कदकाठी के नेता हैं, जो बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है, उसके बाद उनका चुनाव हारना कांग्रेस के लिए किसी बड़ी हार से कम नहीं है। अनूप शुक्ला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हरीश रावत चुनाव हार चुके हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति हो गई है उसका ये असर मानते हैं, या फिर जो स्टिंग ऑपरेशन देखने को मिला था हरीश रावत के खिलाफ उसका ये असर मानते हैं? क्या आपको प्रमुख वजह लगती है हरीश रावत के चुनाव हारने की? देखिए, हरीश रावत की हारने की बात मैंने बहुत पहले कही थी
कि हरीश रावत का चुनाव जीतना मुश्किल है, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में एक बात ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी कि हरीश रावत अब थोड़ा सा बुजुर्ग उम्मीदवार हो गए। ये बातें निकल के वहां से आ रही थी कि अब हरीश रावत को इतना कहा जाए कि अब वो इतना एक्टिव रहने के इसमें नहीं रह सकते, ये बात उनके क्षेत्र में चल रही थी। दूसरी चीज, कांग्रेस की जो अंदरूनी अनबन थी, जिसको सीएम हरीश रावत बार बार उनको सामने ला रहे थे, आज को उन्होंने बताया कि बोला थी कि अब मैं सीएम करने के लिए जाऊंगा वरना चुनाव नहीं लड़ूंगा। अंदरूनी काफी अनबन वहां से चल रही थी कांग्रेस की, वो क्षमता की जिम्मेदारी की है। और तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि कांग्रेस को जनता पूरी तरह से नकार रही है। कांग्रेस के पास जनता को देने की जब कुछ नहीं बचा, ये जनता बार बार बोल रही है कि अब ये पंजाब राज्य तक वो भी चला गया, उत्तराखंड आने की संभावना थी, वो भी नहीं आया। कहने का मुद्दा ये है कि कांग्रेस को अब बहुत ही माइक्रो लेवल पर, अगर बीजेपी के ऊपर बढ़ना है, बहुत ही माइक्रो लेवल पर काम करने की जरूरत है कांग्रेस को, वरना कांग्रेस का जिसे कहा जाए कि उठना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो हरीश रावत का आना मेरे लिए कम से कम बहुत बड़ी खबर नहीं, लेकिन हाँ खबर बड़ी है कि इसको सीएम करने से कांग्रेस उत्तराखंड से वो चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के विपरीत सामने बीजेपी ने युवा उम्मीदवार उसका नाम सामने रखा है। उनकी पोजीशन मुझे नहीं पता है कि वो कितना आगे है कितना पीछे है, वो फिलहाल तो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी मुझे करंट नहीं पता क्या आगे पीछे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुष्कर धामी उनके सामने युवा कैंडिडेट है, और वो पुष्कर धामी अगर आते भी है चुनाव, तो बीजेपी उनको सीएम कैंडिडेट यानी सीएम बनाएगी, ये बीजेपी ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है। कुल मिलाकर युवा से ज्यादातर भी उत्तराखंड की जनता मेरी पूरी जोड़ आएगी, और कांग्रेस को जनता पूरी तरह से नकार सकती है। ये मुख्य मुद्दा है हरीश रावत के हाथ में रखी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो फैसले का दिन है और फैसले आने भी शुरू हो चुके हैं। जनता के मन में क्या है वो धीरे धीरे करके अब सामने आता हुआ भी नजर आ रहा है। 4 राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। फाइनल फिगर क्या होगा उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।